दोस्तों पहले अमेरिका का नासा, फिर रशिया की रोसकॉस्मोस, फिर चीन और फिर भारत का इसरो। आखिरकार क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया? ऐसा क्या दिख गया भाई देशों को चांद के ऊपर कि सारे देश हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं चांद के, और चांद पर जाने के लिए हजारों करोड़ों में पैसे खर्चे जा रहे हैं। दोस्तों क्या है वो चंद्रमा से जुड़े हुए डार्क सीक्रेट्स जो कि ये सारी स्पेस एजेंसीज हमसे छुपा रही हैं? दोस्तों आइए जानते हैं धरती से लेकर चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत के चंद्रयान 3 ने चांद के लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया है और वहां पे ऑर्बिट कर रहा था, और अभी ये न्यूज़ भी निकल के सामने आ रही है कि ये डी ऑर्बिट करना शुरू कर गया है। अब डी ऑर्बिट क्या होता है? ये जो चंद्रयान होता है ये रिवॉल्व करता है चांद के चारों ओर, चक्कर काटता है, इसलिए इसे चांद के करीब लाने के लिए, चांद के ऊपर उतारने के लिए पहले इसकी जो स्पीड है वो कम की जाती है, और इसकी स्पीड कुछ इस कदर कम की जाती है कि जो इसकी ऑर्बिटिंग होती है ना, मतलब उसका जो रेडियस होता है वो कम होता जाता है, यानी कि वो चांद के और करीब आता जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सामने, इसे कहते हैं डी ऑर्बिटिंग। और चंद्रयान 3 इसके पहले फेज में एंटर हो चुका है और 23 अगस्त तक ये सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा मून के ऊपर। और वहीं दूसरी ओर रशिया का लूना 25 भी चांद की ओर रवाना हो गया है। और ऐसे में नासा कहां पीछे रहने वाला था? अगले साल यानी कि 2024 में नासा भी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अपने कुछ साइंटिस्ट को चांद पर भेजने वाला है। और इतना ही नहीं, चाइना चोर चोट्टा भी जल्द ही एक स्पेस मिशन करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि इन देशों को आखिरकार चांद पर ऐसा क्या खास दिख गया है जो कि सभी देशों में चांद के साउथ पोल पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है? और चांद के ऐसे कौन से खतरनाक रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा? तो आइए जानते हैं इन सारे रहस्यमयी प्रश्नों के उत्तर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सेवा परमो धर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज ऐसी तगड़ी वीडियोस डालकर आपकी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और अगर हम बिल्कुल सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास के डिस्टेंस में हम चांद के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस रास्ते से चंद्रयान 3 गया है, अगर हम उस रास्ते से जाते हैं तो हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। अब आप बोलोगे इतने ज्यादा दिन क्यों? क्योंकि चांद पर जाने से पहले हम अपने अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, मतलब 4-5 चक्कर काटेंगे या 4-5 से भी ज्यादा चक्कर काटेंगे, फिर जो मोमेंटम बनेगा फिर हम शूट करेंगे, और उसके बाद जब वो चांद के ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा फिर उसके भी चक्कर लगाएगा, फिर धीरे धीरे डी ऑर्बिटिंग होगी, डी बूस्टिंग होगी, फिर जाके वो कहीं चांद पर लैंड करेगा। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन अगर किसी स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट बैठा हो तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 42 दिन तक उस स्पेसशिप में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट को ज़्यादा ऑक्सीजन, पानी और खाने की ज़रूरत होगी। अब उसे स्टोर करने के लिए भी एक बड़ा एयरक्राफ्ट चाहिए होगा, और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके वो आदमी जो अंदर होगा वो काफ़ी थक भी जाएगा। इसलिए चलो मान लो कि हम यूएस और जो रशिया का सीधा रास्ता है उसी रास्ते से चांद पर चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चांद पर बहुत ही पतला वातावरण है और सबसे बड़ी बात इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। इसलिए सांस लेने के लिए आपको बंद स्पेस सूट के अंदर जो लगा हुआ ऑक्सीजन टैंक है या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर है जो पीछे लगा हुआ, उसी का सहारा लेना होगा। और स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर पहला कदम रखेंगे तो आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसीलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर जाकर ये सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसलिए पहली बार चांद पर कदम रखते ही आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा और आप चांद पे चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हो। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर हम चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पर पृथ्वी की तरह प्लेन रास्ते नहीं है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और यहाँ पर जगह जगह पर चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं। और चांद पर ये बड़े बड़े गड्ढे मीटियोर के गिरने से बने हैं। अब आप पूछोगे कि मीटियोर क्या होता है? मीटियोर दोस्तों वो होता है, मतलब मेटल हो गया या फिर कोई बड़े बड़े पत्थर हो गए जो स्पेस में घूमते हैं ना, वो जब आके चांद से टकराते हैं तो चांद में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अब ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि कई गड्ढे तो 2500 किलोमीटर तक बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सोचो। वहीं अगर बात करें चांद की मिट्टी के बारे में, यानी कि लूनर सॉइल जिसे कहा जाता है, वो ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसकी मिट्टी का रंग भी बिल्कुल डार्क, जैसा कि सीमेंट कलर होता है ना, वैसा होता है। और इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे वहां पर आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, और जिस वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद जब आप अपनी नजरें ऊपर करेंगे तब आपको हमारी प्यारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, ठीक उसी तरह चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। यहाँ पर फर्क बस इतना है कि जब हम पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो वो थोड़ा छोटा दिखता है, लेकिन जब हम चांद से पृथ्वी को देखते हैं
तो पृथ्वी बहुत बड़ी दिखती है और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध भी हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास पास्ट में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। अब ये कूड़ा उन नासा के 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो कि चांद पर जा पाए। दरअसल इन प्लास्टिक बैग्स में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स वगैरह का वेस्ट है। वहीं दूसरी ओर अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हैं जहाँ 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बाद ना तो उसने बारिश का सामना किया है और ना ही किसी तूफानी बवंडर से वो रूबरू हुआ है। इसीलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट कर धरती पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा भी जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अचानक कभी भी मीटियोराइट की बारिश हो जाती है। अब पृथ्वी पे नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड मीटियोराइट को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है और साथ ही साथ इसकी ग्रेविटी भी कम है और साथ में इसका जो वातावरण है वो भी पृथ्वी जितना घना नहीं है और इसी वजह से चांद पर मीटियोराइट की बारिश होती रहती है। आप सोच के देखो कि आप चांद पर हो और आसमान से बड़े बड़े पत्थर आके चांद पर गिर रहे हैं, इसलिए ऐसे में उसका कोई भी पार्ट आप पर गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए आपको मीटियोराइट पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। और एक बात और, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर या फिर अपने किसी घनिष्ठ मित्र को चांद पर ले जाकर चांद पर जाकर गप्पे लड़ाएंगे, चांद पर जाकर गप्पे लड़ा के बात करेंगे, तो आपको खास तौर पर ये बता दूं कि ये मुमकिन नहीं है चांद पर, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण ना होने के कारण जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती। यहाँ दोस्तों साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए जैसे आपको पता होगा पार्टिकल्स की जरूरत होती है। पार्टिकल जब हम बोलते हैं तो हम पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक पार्टिकल, कितने हजारों करोड़ों पार्टिकल्स हैं हमारे एयर में, तो जब वो पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो वो हमारा मैसेज सरपास करते हैं और वही पार्टिकल जो दूसरे का कान के अंदर ईयर ड्रम होता है वहां पे जाके बजता है, उसके पैटर्न से जो भी आवाज जो भी हमने लैंग्वेज बना रखी है अलग अलग, वो जब इंसान समझता है तो उसे समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन जब वो पार्टिकल ही नहीं है, वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है चांद पर, तो हम बोलना कैसे मुमकिन कर पाएंगे वहां पे। इसीलिए जब हम अपने साथी को चांद पर कुछ बोलेंगे तो वो हमारे होंठ हिलते हुए तो देखेगा लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। और इतना ही नहीं, चांद पर तो आपको अपनी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक प्रेशराइज्ड स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है और साथ ही इन्हें एक माइक्रोकोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसके कारण ये अपने साथी या फिर कमांड सेंटर की आवाज सुन सकें और उसका जवाब भी दे सकें। अब दोस्तों, जब चांद पर अपना काम पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह सूरज की रोशनी आपको नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी दूरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं और जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है, जिसका मतलब कि वहां पर एक दिन रात भारत के 28 दिनों के बराबर होता है। और ऐसे में अगर आप दिन के समय चांद पर गए तो 24 घंटे ही आपके सामने उजाला होगा और आपको वहां पर सोने और जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर उसी तरीके से काम कर पाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि स्पेस में गए सारे एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं जिसमें कि वो रात का अलार्म लगा के सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही वो जागते हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी दिक्कत है कि रात के समय चांद का जो टेम्परेचर है वो -130 डिग्री तक पहुंच जाता है भाई साहब। और वहीं दूसरी ओर दिन के समय ये तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ भी जाता है। और वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज में ये भी पता चला है कि चांद के अलग अलग हिस्से का तापमान अलग अलग रहता है और इसमें से सबसे खतरनाक जगह पर चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूदा डार्क साइट। आपको ये भी बता दूं कि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे भी हैं और कई अरबों सालों से यहाँ पर चांद की रोशनी भी नहीं पड़ी है, इसलिए यहाँ का तापमान -230 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इतने कम तापमान में स्पेसक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो काफी ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ तो इस तापमान की मार झेल ही नहीं पाते और इसी वजह से किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग नहीं की है। और यही वजह है कि भारत अपने चंद्रयान 3 को वहां पर दिन के समय ही उतारने वाला है ताकि जो वहां का तापमान है ज्यादा ठंडा ना रहे। और इस लैंडिंग से हम दुनिया के वो पहले देश बन जाएंगे जिसने कि चांद के दक्षिणी पोल पर फतेह हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश नहीं गया है और अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है तो इतिहास के पन्नों में चंद्रयान 3 का नाम और साथ ही में इसरो का नाम दर्ज हो जाएगा और भारत का नाम गर्व से ऊपर हो जाएगा। हालांकि रशिया ने चंद्रयान 3 को देखते देखते रशिया ने भी अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन चंद्रमा पर पहले लैंडिंग करेगा, भारत का चंद्रयान 3 या फिर रशिया का लूना 25। दोस्तों, बात करते हैं कि वैज्ञानिकों को चांद पर इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो
तो इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब एक ग्रह पृथ्वी से आकर टकराया था, तब पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे कि हम आज चांद के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इसके क्रस्ट में पृथ्वी की तरह ही कई सारे मिनरल पाए जा सकते हैं। वहीं चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज भी की है, जो कि इंसानों के जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, चांद ही पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब है, इसलिए फ्यूचर में वहां पर जाके बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। और वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर एक लूनर स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसीज चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि भविष्य में अगर आपको मौका मिले चांद पर जाने का या फिर चांद पर रह के बसने का, तो क्या आप चांद पर जाना चाहेंगे? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और उन तक ये वीडियो पहुंचा देना जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।